रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 41। अब तक आपने पढ़ा, अंकुश और ऐश्वर्या दोनों ने ही इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी थी, जिसे देखकर तो हर कोई हैरान था। वहीं रम्या कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि उसे पता था अगर वह मुंह खोलेगी तो कुछ भला बुरा ही बोलेगी। लेकिन अंकुश ने तो घर वालों से कुछ ज़्यादा ही तमीज़ से बात नहीं की थी। पर मामले को संभालते हुए विश्वनाथ जी अंकुश और ऐश्वर्या की ओर देखकर बोले, आइए देखते हैं आखिर विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं। चलिए जानते हैं अब आगे। ऐश्वर्या और अंकुश दोनों ही रम्या, राजेश और ऐश्वर्या के पिता के साथ शेखावत मेंशन के लिए निकल चुके थे। अब वह वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि ऐश्वर्या बार बार शिवांग के चेहरे की स्माइल और रूहिका के चेहरे के नूर को देखकर गुस्से में आ रही थी। तो वहीं अंकुश इस बात से खफा था कि शायद घर वाले भी शिवांग के साथ मिले हुए हैं। वहीं रम्या इस बात से नाराज़ थी कि उसके परिवार वालों ने उसका साथ न देते हुए ज़बरदस्ती अंकुश और ऐश्वर्या को एक रिश्ते में बांध दिया। शेखावत परिवार के राठौर परिवार से चले जाने के बाद विश्वनाथ जी ने बाकी सभी घर वालों की ओर देखा और फिर रूहिका और शिवांग की ओर देखकर उन दोनों से बोले। विश्वनाथ जी बोले, बस बहुत हुआ, जो होना था वह हो चुका है। तो अच्छा होगा कि तुम भी अंकुश और ऐश्वर्या के इस फैसले को स्वीकार कर लो। हमारे घर में भी एक नई शुरुआत हो चुकी है। शिवांग और रूहिका एक दूसरे को मौका दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हमें तुम्हें नए जीवन का आशीर्वाद दें और अपनी बहू के रूप में ऐश्वर्या और रूहिका दोनों को स्वीकार कर लें। विश्वनाथ जी की कही बातों से शिवांग खुश था कि चाहे जो भी हो, रूहिका ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है सबके सामने, और अब कोई भी उसे और रूहिका को अलग नहीं कर सकता। शिवांग के चेहरे पर एक अलग ही खुशी चमक रही थी। वहीं शेखावत मेंशन में ऐश्वर्या को रह रहकर शिवांग के चेहरे पर छाई खुशी याद आ रही थी। वह याद करके ऐश्वर्या समझ चुकी थी कि शिवांग ने बड़ी सफाई से सारा प्लान बनाया है, और वहीं अंकुश भी इस बात से सोच में पड़ चुका था कि ऐश्वर्या की कही बातें उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। उसे शिवांग के चेहरे का नूर और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वह बातें सच लगने लगी जो कल ऐश्वर्या ने उससे कही। इसलिए वह अंकुश भी पूरा बदला लेना चाहता था, वह भी पूरे राठौर खानदान से। घर में सभी मामले सॉल्व हो चुके थे। अब सभी लोग एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी करना चाहते थे, और उसी दिन रुद्र का राज्याभिषेक भी होना था। इसलिए हर कोई अब वह राज्याभिषेक के लिए उत्साहित था। वहीं रम्या उसे भी जाते जाते इस बारे में बता दिया था कि रिसेप्शन पार्टी के दिन ही रुद्र का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर रम्या खुश तो नहीं थी, लेकिन खुश होने का दिखावा ज़रूर कर रही थी। वहीं रजावत फैमिली भी चाहती थी कि रूहिका और शिवांग को गद्दी पर बैठा दिया जाए, लेकिन शिवांग ने अभी यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी कुछ समय बाद इस सियासत में उतरेगा। अभी उसे अपने बिजनेस पर फोकस करना है। इसलिए आशीष जी ने शिवांग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। वह अपनी सियासत को भी खुद ही संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि उनकी सियासत का होने वाला भावी राजा और रानी उनकी बेटी रूहिका और उनका छोटा दामाद शिवांग सिंह राठौर बनेंगे। इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वहीं रम्या तो इस बात से जल भुन रही थी, क्योंकि कहाँ वह रजावत फैमिली को अपने कंट्रोल में लेकर उनकी सियासत पर कब्जा जमाना चाहती थी और अपने बेटे को एक ताकतवर सियासत का राजा बनाना चाहती थी, कहाँ उनका बेटा खुद की ही एक मामूली सी सियासत का राजा बन बैठा है, जिसका ना किसी के सामने कोई मान सम्मान है और ना ही ज़्यादा इज्जत। दो सबसे बड़ी रियासतों के राजा रुद्र और शिवांग बन चुके थे। इस बात से रम्या बौखलाई हुई थी। वहीं अंकुश को तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, लेकिन इस बीच में एक चीज़ सुधरी थी, वह था अंकुश और ऐश्वर्या का रिश्ता। दोनों ने ही अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। हर कोई हैरान था कि अचानक अंकुश और ऐश्वर्या बदल कैसे गए, लेकिन यह तो सिर्फ वही जानते हैं। राठौर मेंशन से घर लौटने के बाद जब अंकुश और ऐश्वर्या ने अकेले में बात करी, तो दोनों के ही बीच कुछ ऐसे बातें हुई जिससे दोनों ने ही अपने मन को बदल लिया था। जब कमरे में ऐश्वर्या ने अंकुश से यह पूछा कि उसने इस रिश्ते को निभाने के लिए हाँ क्यों कहा, वह चाहती तो मना कर सकता था, तो अंकुश ऐश्वर्या की ओर देखकर बोला। अंकुश बोला, बदला, राठौर परिवार से बदला, बस यही मकसद है अब मेरा, और इसलिए मैंने इस रिश्ते को स्वीकार किया। ऐश्वर्या हैरानी से अंकुश को देख रही थी। ऐश्वर्या बोली, क्या करने वाले हो तुम? यह सुनते ही अंकुश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, मानो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। अंकुश बोला, हाँ,
मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राठौर परिवार मेरे सामने खून के आंसू रोए। तुम सही कह रही थी, हो ना हो यह सब कुछ शिवांग ने जानबूझकर किया है और मुझे तो लगता है इन सब में रूहिका भी शामिल है। ऐश्वर्या ने जैसे ही रूहिका का नाम सुना तो वह बोली। ऐश्वर्या बोली, रूहिका शामिल है? पर कैसे? अंकुश बोला, रूहिका ने लंदन से पढ़ाई की है। शायद तुम्हें पता ना हो, रूहिका ने अपनी सारी पढ़ाई लंदन से ही कंप्लीट करके 1 साल तक वहीं अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उसके बाद वह इंडिया आई। इंडिया आए उसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अपनी शादी से वह 2-3 महीने पहले ही इंडिया आई हुई थी। जैसे ही ऐश्वर्या ने यह सुना तो वह हैरान थी। ऐश्वर्या बोली, तो हो सकता है, पर मुझे रूहिका को देखकर लग नहीं रहा ऐसा। अंकुश बोला, लगा तो मुझे भी नहीं था, लेकिन आज जिस तरीके से रूहिका ने सबके सामने बड़ी कॉन्फिडेंट होकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया है, इससे मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि इन सब में रूहिका भी शामिल थी। पर अब बस बहुत हुआ। अब तक हर किसी ने मुझे हल्के में लिया था। अब मैं सबको बताऊंगा कि आखिर अंकुश शेखावत क्या चीज़ है। रूहिका मेरी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, मैं राठौर परिवार को भी खुश नहीं रहने दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उनको। और शुरुआत होगी विश्वनाथ सिंह राठौर से, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने का सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है, तो सज़ा तो सबसे पहले इसी को मिलेगी। ऐश्वर्या बोली, तुम क्या सोच रहे हो? अंकुश बोला, कुछ खास नहीं, जो भी सोच रहा हूँ कुछ बड़ा ही सोच रहा हूँ। तुम तो बस अब तमाशा देखने का इंतज़ार करो। मैंने राठौर परिवार को खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी अंकुश सिंह शेखावत नहीं। ऐश्वर्या बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब राठौर परिवार को पता चलेगा कि दुश्मनी निभाना किसे कहते हैं। सालों पहले उनकी सियासती रंजिश हुआ करती थी, जो आज दोस्ती में बदल गई। मैंने इस दोस्ती पर आग लगाकर दोनों परिवारों को स्वाहा नहीं किया ना, तो मैं भी ऐश्वर्या नहीं। अंकुश और ऐश्वर्या ने हाथ मिला लिया था। दोनों ने ही अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब तो दोनों का मकसद भी एक था और दोनों का रास्ता भी एक था। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि अब एक दूसरे से गुस्सा करके, लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी तीसरे का इसमें कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उन दोनों की वजह से बाकी लोग खुश रहेंगे और ऐसा वह दोनों ही अब नहीं चाहते थे। देखते ही देखते राज्याभिषेक का दिन आ गया। सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं रुद्र और काशी के बीच में तनाव अभी भी था। काशी रुद्र को गलत समझ रही थी, वहीं रुद्र काशी को समझाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। लेकिन फिर उसके हाथों में कुछ ऐसी कड़ियाँ लगी जिसे देखकर रुद्र की खुशी की सीमा न रही। रुद्र समझ चुका था कि अब काशी को सच बताने का समय आ चुका है, इसलिए राज्याभिषेक से कुछ घंटे पहले ही सुबह सुबह रुद्र काशी को बाहर लेकर आ गया। घर पर इसके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था कि रुद्र और काशी दोनों ही घर पर नहीं हैं। वहीं एक कैफ़े में पहुंचते ही जब काशी ने रुद्र से यह पूछा कि वह उसे यहाँ लेकर क्यों आया है, तो रुद्र ने कुछ तस्वीरें और कुछ बातें काशी के सामने रख दी, जिसे देखकर काशी हैरान थी। काशी बोली, यह सब क्या है? रुद्र बोला, मेरी बेगुनाही का सबूत देख लो, यह रहा बनारस में हुई उस घटना का सबूत। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की थी। मैं आने वाला था, लेकिन अचानक से दादू को हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से मुझे रातों रात राजस्थान के लिए निकलना पड़ा। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए यह रही हॉस्पिटल की रिपोर्ट, यह रही दादू के एडमिशन के टाइम की पिक्चर जब दादू हॉस्पिटल में थे, और यह रहा मेरा वापस बनारस आने का सबूत। मैं बनारस पहुंचा था, तुम्हारे पापा के करीबी दोस्त दीपक पांडे अंकल से भी मिला था। यकीन नहीं होता तो तुम उन्हें फ़ोन करके पूछ सकती हो कि मैं उनसे मिलने आया था या नहीं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, मैं जानता हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ था वह गलती से हुआ था, हम दोनों ही नशे में थे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, अगर याद होता तो मैं तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाता। जब मैं सुबह उठा तो मैं बेहोश था, कमरे में कोई नहीं था। तब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मैं कमरे में अकेला था। मुझे यही लग रहा था कि कहीं किसी ने मेरा कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया, तो मेरे दोस्त ने मुझे श्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो काशी, मुझे नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। हो सकता है तुम कमरे से बाहर निकल गई हो और किसी जान पहचान वाले ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया हो, क्योंकि उसके बाद की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिली है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे उस रात का पूरा सच मिला ही नहीं। रुद्र ने काशी को सारा सच बताया।
लेकिन अभी भी काशी को बहुत कुछ मालूम चलना बाकी था। इसलिए रुद्र काशी की ओर देखते हुए फिर बोला। रुद्र बोला, काशी, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है। और हाँ, एक और सबसे बड़ा सच, तुमने शादी के दिन मेरे लिए लेटर भिजवाया था, लेकिन वह लेटर मुझे मिला ही नहीं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण थी रम्या बुआ। काशी बोली, रम्या बुआ? वह कैसे? मैंने तो वह लेटर तुम्हारी दूसरी बुआ के हाथों भिजवाया था। रुद्र बोला, हाँ, तुमने लेटर अलका बुआ के हाथों भिजवाया था, लेकिन अलका बुआ तो शेखावत मेंशन में काम में थी, इसलिए उन्होंने रम्या बुआ के हाथों वह बॉक्स भिजवाया। लेकिन वह बॉक्स मेरे पास पहुंचा ही नहीं। बारात निकल जाने के बाद वह बॉक्स घर पर आया हुआ था और उस समय मैं घर पर ही नहीं था। बुआ ने मुझे मैसेज भी किया था कि तुमने मेरे लिए कुछ भिजवाया है, और वह टाइम न मिल पाने के कारण वह उस गिफ्ट को मेरे पास भिजवा चुकी हैं। मुझे लगा तुमने कुछ गिफ्ट भेजा होगा जिसे मैं बाद में खोल कर देख लूँगा, लेकिन उस समय मैं घर पर नहीं था और बारात निकल चुकी थी। मैं किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर आया हुआ था, जो मैंने शादी के दिन सबको बता दिया था। और सच तो यह है कि वह बॉक्स रम्या बुआ ने बारात निकलवाने के बाद भिजवाया था, जो मुझे मिला ही नहीं। इसलिए उस बॉक्स में क्या था क्या नहीं, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। और अब तुम्हारी बातों से तो मुझे यह लग रहा है कि शायद रम्या बुआ ने जानबूझकर वह बॉक्स नहीं दिया। हो सकता है वह देना भूल गई हो, कुछ भी हो सकता है, पर मैंने वह बॉक्स अगले दिन ही देखा, क्योंकि फ़ोन के सारे मैसेज तभी सीन करे थे और बुआ के मैसेज पढ़कर मुझे पता चला कि उन्होंने बॉक्स भिजवा दिया है। तुम जिस बॉक्स के बारे में बात कर रही थी, वह बॉक्स घर पर ही रखा हुआ है, मेरे स्टडी रूम में, जहाँ जाने का समय मुझे मिला ही नहीं। देखो काशी, आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस शुरुआत में कोई भी झूठ हम दोनों के बीच रहे, इसलिए तुम्हें यह सच बताया है। उम्मीद करता हूँ कि यह सब सच जानने के बाद तुम मुझे समझोगी कि मैंने तुमसे कोई झूठा नहीं बोला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह भी अब से नहीं बल्कि तब से जब से हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उस रात के बाद मैंने तुम्हें पागलों की तरह इधर उधर ढूंढा, घर वालों से शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, तमाम रिश्ते ठुकराए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे उस रात का कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि नशे की हालत में सबको साक्षी मानकर तुम्हें अपना बनाने का वचन लिया था मैंने, और वह वचन तुम्हें अपना बनाने तक निभाया है मैंने। तो तुम कैसे मेरे प्यार पर लांछन लगा सकती हो, उंगली उठा सकती हो? मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर तुम एक बार मेरा इंतज़ार करती, मेरी बात रखने का मौका देती मुझे। काशी बोली, कैसे देती मौका? हॉस्पिटल में जब चेकअप कराने पहुंची तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उम्मीद न तुम्हें थी और ना ही मुझे। व्योम का सच तो किसी को भी नहीं पता। जैसे ही काशी ने यह कहा तो रुद्र हैरानी से काशी को देखने लगा। रुद्र बोला, व्योम का सच? मैं कुछ समझा नहीं काशी, कहना क्या चाह रही हो तुम? काशी बोली, वही जो तुमको नहीं पता, व्योम का सच, तुम्हारा सच। क्यों मैं तुमसे नफरत करने लगी, क्यों मैंने बनारस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चलती तो क्या मैं पता नहीं लगवाती कि मेरी कोख में किसका बच्चा है? मैं आई थी उस होटल में, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करी, तब मुझे पता चला कि मैं उस रात तुम्हारे साथ कमरे में गई। उसके बाद की फुटेज गायब थी और उस बीच क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। नशे की हालत में मैं कब अस्पताल पहुंची मुझे कुछ नहीं पता था। जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि मुझे कोई भला आदमी वहां छोड़कर गया है। सीसीटीवी फुटेज में खुद को तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ जाते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि तुम ही हो शायद जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया होगा। जब मुझे अपनी प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ पता चली तो मैं हॉस्पिटल गई। वहां जाकर पता चला कि मैं तो सबसे बड़े षड्यंत्र का एक मामूली मोहरा बन चुकी हूँ। रुद्र प्यार से बोला, काशी शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम असल में कहना क्या चाह रही हो। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। इतना सुनते ही काशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रुद्र ने काशी को संभाला। वह दोनों ही एक प्राइवेट कैफ़े में गए हुए थे, जहां हर किसी को क्वालिटी टाइम बिताने का अपना अपना एक छोटा सा प्राइवेट कॉटेज मिला था। काशी को रोता देख रुद्र उसे चुप कराने लगा। रुद्र बोला, काशी तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ बात क्या हुई थी। देखो काशी, हम दोनों का ही सच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना मैं उस रात के बारे में कुछ याद कर पा रहा हूँ और ना ही तुम। तो जितना तुम्हें पता है प्लीज़ मुझे बताओ। काशी बोली, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें गलत समझा पर तुम गलत थे। तुम्हारी वजह से व्योम मेरी ज़िंदगी में आया।
मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया वह बहुत गलत किया था रुद्र। रुद्र बोला, पर काशी मैंने किया क्या है यह तो बताओ। काशी बोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? रुद्र बोला, पता होता तो तुमसे क्यों पूछता जाने मन। चलो बताओ और रोना बंद करो, मुझे सब जानना है। काशी ने अपनी मोटी मोटी आंखों को साफ किया और फिर अपने लाल हो चुकी नाक को रुद्र की शर्ट पर साफ करते हुए रुद्र की ओर देखकर बोली। काशी बोली, मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं उस क्लिनिक में गई जो बनारस का काफ़ी फेमस क्लिनिक था। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मेरे अंदर व्योम को IVF प्रक्रिया के दौरान प्लांट किया गया था। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो वह हैरानी से काशी को देखने लगा। रुद्र बोला, क्या कहा तुमने? IVF? तुम पागल हो गई हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यह सब कराऊंगा? काशी, मैं बेहोश था उस रात, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल कैसे लेकर जाता? और ठीक है, माना कि मैं लेकर भी गया तुम्हें, पर IVF के लिए वह सब कैसे कर सकता हूँ मैं? तुम समझ रही हो ना कि तुम क्या बोल रही हो? काशी बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ पर एक और लड़की आई थी। दरअसल उसे तुम्हारा सैंपल चाहिए था, लेकिन अस्पताल में नर्स की गड़बड़ी की एक वजह से सीमेन चेंज हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। रुद्र बोला, कोई और लड़की आई हुई थी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। काशी बोली, दरअसल मैं जब अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टर पहले से किसी लड़की से बात कर रहे थे। वह लड़की तुम्हारा सैंपल लेकर अस्पताल पहुंची थी। जिस रात मैं अस्पताल आई थी उस रात वहाँ एक और लड़की अपना IVF कराने आई थी। वह सैंपल लेकर आई थी और उस अस्पताल में एक बहुत बड़ी धांधली चल रही थी, सैरोगेटी फ्रॉड, जिसमें लड़कियों को बिना उनकी मर्जी के सैरोगेट मदर बनाकर उनके बच्चों को सप्लाई करा जा रहा था। इसलिए मेरा किडनैप हुआ था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल जाकर मुझे इतना बड़ा सच पता चला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि शायद तुम्हारे और किसी और के बीच बहुत कुछ हुआ था। तभी तो सीमन सैंपल मिला और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि जो यह सब कुछ ना समझ पाए। मैं हॉस्पिटल से ही निकल रही थी कि तभी मुझे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी वाइफ से कह रहे थे कि सीमन सैंपल चेंज हो गया है। इसके बारे में अगर किसी को भी पता चला तो उनका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। वह लड़की का तो नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि उस सैंपल पर रुद्र सिंह राठौर का नाम था और तुम्हारे बारे में डॉक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी वाइफ को बताई थी, जिसके बारे में सुनकर मैं हैरान थी और डर चुकी थी कि कहीं तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो तुम मुझे भी गलत समझोगे और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बच्चे की मैं माँ बनने जा रही हूँ तुम उसे मुझसे छीन लो। माँ बाप तो पहले ही जा चुके थे, बचा था सिर्फ वह जो मेरी कोख में अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है और उस लड़की की कोख में किसी और का बच्चा, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे बनारस से जल्द निकलना होगा, इससे पहले किसी को भनक लग जाए और मैं उस षड्यंत्र का मोहरा बन जाऊं। इसलिए मैं हमेशा के लिए बनारस छोड़कर ऋषिकेश आ गई। रुद्र बोला, काशी, इसके बारे में कोई और जानता था कि तुम कहाँ जा रही हो? अब देखना दिलचस्प होगा कि काशी रुद्र को क्या जवाब देती है, क्योंकि रुद्र के लिए यह सब बातें तो बहुत शॉकिंग बातें थीं, जिसके बारे में रुद्र ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। अभी और भी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, और कौन कौन से हैं वह राज जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप रंजिश वाली मोहब्बत की आने वाली सीरीज़ को मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।